Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tawarik, and in this video I will explain how I scored 70 plus marks in paper 1 in my UGC NET December 2025 attempt. I qualified for assistant professor and admission to PhD in this attempt. So what was my strategy, how I analyzed the syllabus, how I made up another pointers that was given in the PYQs, and how I focused rigorously because I want to clear this exam. And if you are the beginner or the repeater, and if you want to start from the scratch, I will explain in this video everything. In the next part, I will explain about the paid and free classes that I had did, PYQ test series, and the major tricks that I used for cracking and getting the 35 questions correct. So if you had started, then you know that your paper 1 is your general paper, right? Which means that it is for everyone, and second paper is your subject specific. So mine was history. Okay, so for that you need to understand that if you score at least 35 plus question, and in history if I score at least 62 plus questions, then it is a safe score for me, where I will crack NET and JRF as well. And if you belong to categories, then it can be says as like आपने इस पर्टिकुलर कट ऑफ को पार किया या नहीं. सो आपका जो कट ऑफ आता है वो ऐसे ही आता है. यहाँ पे आपका JRF होगा, यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर दैट इज़ नेट, एंड यहाँ पे आपका PhD होगा. और इस साइड पे आपको यहाँ पे हिस्ट्री के कुछ पॉइंटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे जनरल की कट ऑफ एंड द अनदर OBC, EWS, ST, SC. ओके, दिस इज़ नॉट ओके. लेट मी मेक ओके. सो दिस इज़ योर कट ऑफ, राइट. दिस इज़ फॉर हिस्ट्री. ओके, यहाँ पे आपकी मेंशन होते हैं, जैसे जनरल का क्या है, OBC का क्या है, EWS. OBC एंड EWS के मेजॉरिटीज़ कट ऑफ सेम ही रहते हैं, राइट. एंड ये जो आपका है होल है, लाइक हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो इसमें आपको 150 क्वेश्चन का एनालिसिस देखने को मिलेगा कि 150 में से कितने बच्चों ने क्या क्वालिफाई किया है. यहाँ पे आपका JRF होगा, यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD, एंड यहाँ पे ये थर्ड कैटेगरी एडमिशन टू ओनली PhD. तो यहाँ पे आपका लिखा रहता है यहाँ पे क्या कट ऑफ है, और यहाँ पे आपका जो कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया. तो इस दिसंबर 2025 के अटैम्प्ट में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD क्वालिफाई किया है. फॉर JRF मेरे कुछ पॉइंटों से मार्क्स रह गए थे. ओके, हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, बट हम इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे कि हमें एटलीस्ट इतने मार्क्स चाहिए जो हमें हमारा JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए, ताकि हम कॉलेजेस में जाके पढ़ा सकें. तो ये हमारा एक सिलेबस है जिसमें आपको ये 10 यूनिट्स देखने को मिलेंगी. ये 10 यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक फॉलो करेंगे एंड निमोनिक्स बनाएंगे, तो आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, और डाटा इंटरप्रिटेशन है, एंड कॉम्प्रीहेंशन है. इन 3 यूनिट्स के लिए आपको अलग से चीज़ें फॉलो करनी होगी. टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ICT, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये आपके 7 यूनिट्स होती हैं जो आपको समझनी भी होंगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी होंगी, और आपको दिमाग में बैठाना होगा. क्योंकि अगर आप नहीं बैठाएंगे तो आपको फिर पेपर के 2 दिन 3 दिन पहले आपको पैनिक अटैक हो सकता है. आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर सकते हैं. एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मुझे कैसा होता था कि 1 हफ्ते पहले ही मुझे स्टार्ट हो जाता था. मुझे ऐसा लगता था मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं जो भी रिवाइज़ कर रही हूँ मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं PYQ मॉक सॉल्व कर रही हूँ, कुछ नहीं आता. ओके, तो ये मैंने एक फॉलो किया था. इस पॉइंटर को आप ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने इन 4 यूनिट्स को अलग से फोकस किया था, इन 3 यूनिट्स को अलग से, और इन 3 यूनिट को अलग से. अब इन 3 में डिफरेंस क्या है मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ. जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इस वाले यूनिट में आपको
आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपको वो समझ नहीं आएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटिशन है, तो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग एंड रिविजन ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा करनी होंगी। एंड सेम गोज़ फॉर दिस, ये भी आपका सेम ही होता है। इसमें आपको ICT, कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये मैंने पॉइंटर्स अलग इसलिए भी किए हैं क्योंकि कम्युनिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको थोड़ा सा लिनियंसी होता है। इसके जो टॉपिक्स हैं आपको थोड़े से इजी देखने को मिलते हैं, सिचुएशन बेस्ड इसमें नहीं आता है ज़्यादातर, लेकिन इसमें आपका सिचुएशन बेस्ड भी आता है। इसमें आपका इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को देखा जाता है कि आपका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है। इसमें आपके फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपको इस पर फोकस करना है। हायर एजुकेशन के फैक्ट्स हुए, कौन सी यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुई थी, कौन से किसके फाउंडर हैं, एंड कौन सी स्कीम कब आई थी। पीपल एंड डेवलपमेंट में आपके प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं, लॉज आ जाते हैं, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कौन सा MDG के गोल्स हैं, कौन सा प्रोटोकॉल्स है, कौन सा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम इसको थ्योरी में करेंगे तो आपको समझ आएगा। और ये यूनिट आपकी ऐसी है जिसमें आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपके 5 आते हैं, कम्युनिकेशन के आपके 5 आते हैं। ये आपके शॉर्टी पे है कि आपके ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे, तो आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके इन दोनों से तो क्वेश्चंस बिल्कुल गलत होने नहीं चाहिए। आपके 20 मार्क्स तो कहीं नहीं जाने चाहिए। आउट ऑफ 100 आपके ये तो बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए कि हाँ ये मेरा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और मैथमेटिकल की तो आपको रिप्रैक्टिस करनी होगी। ओके, ये मैंने एक पॉइंट्स बनाए हैं ताकि ये ईजिली आपको समझ आ सके कि आपको कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में थ्योरीज़ हैं, मॉडल्स हैं, मेथड्स हैं, लर्नर सेंटर स्पेसिफिक है, और ट्रेडिशनल टीचिंग है, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग है, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन से सिलेबस में नहीं है, कौन कौन से नहीं है, जिस पर आपको फोकस करना है। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से, तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक्स से इतने ज़्यादा आपको लेकिन पढ़ना होगा बट इतने नहीं आते। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर के आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग आता है, टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, ये 3 तो आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट मटेरियल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ आपको क्या मिल रहा है, एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशन कैसा है, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर की आपको ऐसे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बॉक्स बना के आप एक कंपैरिजन के फॉर्म में इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको इजी हो पढ़ना। एंड सेम गोज़ फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग, ये आप उसको ऐसे पढ़ सकते हैं। सबसे मेजरली जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना होता है वो है स्वयं प्रभा एंड मूक। ये 3 जो है वो आपको ICT से भी इंटर रिलेट करते हैं, ICT के यूनिट से भी है, तो आपको इनके चैनल्स पता होना चाहिए कौन सा चैनल किसको पढ़ाता है। जैसे 11th पे आपका क्या है, 10th पे आपका क्या है, 7th पे कौटिल्य का है तो कौटिल्य क्या करवाता है, आर्यभट्ट का कौन सा चैनल है। जो नाम दिए गए हैं ये चैनल्स के नाम हैं। मूक में आपके कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो सपोर्ट करता है, अकेडमी का कौन सा है, यूडेमी का कौन सा है। ओके, देयर आर another video that I will explain everything. टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आपका ट्रेडिशनल, मॉडर्न और ICT, इसमें कंपैरिजन भी होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल तो इस चीज़ ही आपको पता है कि हाँ हम क्लास में जाते हैं पढ़ते थे, पहले पाठशालाज होती थी उसमें, अभी भी हम स्कूल जाते हैं पढ़ते हैं। मॉडर्न और ICT में आपका आ जाता है, जैसे अभी हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ICT बेस्ड हो गया है। मैं आपको एक पेन से और टैबलेट से, फ़ोन से, लैपटॉप से, इनसे पढ़ाऊँगी तो उसको अलग कहेंगे। ओके, मतलब उसमें यूज़ किया जाता है। इवैल्यूएशंस के आपके क्वेश्चंस जो आते हैं वो थोड़े सिचुएशन बेस्ड आते हैं। सिचुएशन बेस्ड एज इन कि इवैल्यूएट कैसे करेंगे, अगर आपने असाइनमेंट लिया या फिर आपने, इसमें इवैल्यूएशन के कुछ पॉइंटर्स हो जाते हैं, जैसे नॉर्मेटिव के कौन से हैं। ओके, आप नॉर्मेटिव में आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे, समेटिव में आप कैसे करेंगे। समेटिव जो होता है वो आपका लास्ट वाला होता है, जैसे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं सेमेस्टर बेस्ड होते हैं, वो सबसे लास्ट वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसी के मार्क्स होते हैं वो। नॉर्मेटिव में आपके असाइनमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें जो होती है वो आती हैं। CBSE हमारा कैसे यूज़ होता है हायर एजुकेशन में, कंप्यूटर बेस्ड इनोवेशन इवैल्यूएशंस में क्या यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा आपके कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो इसमें मिसिंग है इस सिलेबस में, तो मैं आपको वो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने पहले लिखा हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड। एक आपका क्वेश्चन आता है कोऑपरेटिव लर्निंग से, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या फिर हम क्लास में होते हैं तो हमें कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है,
टीचर में कोऑपरेशन नहीं होगा तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, बच्चों में कोऑपरेशन नहीं होगा तो वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। हम तो पढ़ा ही नहीं पाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे आप क्लास में गए हो, आपने बहुत शैतानी की तो बच्चा तो कर रहा है शैतानी लेकिन टीचर भी नहीं पढ़ा पा रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं। LMS के क्वेश्चन आपके आते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, और आपके मॉडल्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन आते हैं। आपने सुना होगा हर्बर्ट, हंट, इनके जो क्वेश्चन है वो आते हैं। आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आता है, जीन पियाजे के क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे पॉइंटर्स इसी मॉडल्स में से आते हैं। ओके, अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड पे जाते हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, इस पर तो आप स्टार बना लीजिए, इसके क्वेश्चन आपको करने हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च कैसे, मेथड्स में आपको कुछ पॉइंटर्स ध्यान रखने होंगे। जैसे मेथड्स में हो जाता है कि आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंटल इन्हीं में से आए, आपके अलग अलग भी होते हैं। आपको मैं जब पढ़ाऊँगी रिसर्च एप्टीट्यूड का पॉइंट्स तो मैं आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन दोनों के जो मेथड्स है वो मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि आपको उसमें कौन सा देखना है, और पॉजिटिविज्म कौन सा है, पोस्ट पॉजिटिविज्म कौन सा है, इसमें डिडक्टिव कौन सा है, इंडक्टिव कौन सा है, ये सारे पॉइंटर्स इसमें आपको मैं समझाऊंगी। पर इसमें ये क्वेश्चंस आते भी हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, किसी न किसी शिफ्ट में डेफिनेटली आएगा। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग से आएगा। आपके फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, जब हम PhD में अप्लाई करते हैं या फिर हम रिसर्च पेपर आर्टिकल लिखते हैं या जर्नल में पब्लिश कराते हैं तो हमारा APA, MLA, शिकागो, ओके, ये 3 जो है वो रेफरेंसिंग स्टाइल्स है जो यूज़ किया जाता है। APA मेजॉरिटी में यूज़ किया जाता है, MLA भी, शिकागो आपका हार्वर्ड स्टाइल है, ओके। बट APA और MLA को ज़्यादा प्रेफरेंसेस आती हैं जब भी आप थीसिस को लिखते हैं। जब आप कभी किसी कॉन्फ्रेंस में अप्लाई करेंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे आपका एक जो ब्रोशर होता है उसमें लास्ट में लिखा होता है कि हमें APA स्टाइल या MLA स्टाइल में चाहिए या शिकागो स्टाइल में चाहिए। इनके डिफरेंसेस आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में वो आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एथिक्स के आपके अलग रिसर्च एथिक्स में आपका प्लैगरिज्म का एक पॉइंट आता है जिससे क्वेश्चंस भर के आते हैं। आपको इसमें डिफरेंस तो पता होना ही चाहिए कि कौन से 4 लेवल है, 0, 1, 2, 3, इन 4 लेवल्स में आपके प्लैगरिज्म के कौन से पॉइंटर्स है, पेनल्टी किस पे लगती है, और जो गाइड है वो कैसे इसमें अगर प्लैगरिज्म है तो गाइड भी कैसे इसमें सफ़र कर सकता है, और अगर स्टूडेंट है तो उसका कैसे कैंसिल हो सकता है, या अगर ज़्यादा प्लैगरिज्म होगा 60% से ज़्यादा तो उसमें आपको फिर अपना थीसिस 2 साल 3 साल के लिए बाद में मतलब बार वो कर देते हैं, बैंड हो जाते हैं आप, फिर उसके बाद नहीं कर सकते हैं। आपको प्लैगरिज्म नहीं करनी होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कुछ पढ़ना तो आपको नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च में आपके जो टूल्स होते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मैं पेन दूसरा यूज़ करती हूँ। लाइक इट्स सैम्पलिंग का क्वेश्चन आता है, रिग्रेशन। सैम्पलिंग्स क्या के 2 पार्ट्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, इसमें फर्दर डिवीजन होता है, ओके। ये आपको पढ़ना होगा क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं, किसी पर्टिकुलर एक सब टॉपिक से भी आ जाता है, जो इसके पार्ट्स है इसमें से कोई आ जाता है, सिचुएशन बेस्ड आ जाता है, वो बोल देते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर सैम्पलिंग है तो आप इसमें कौन सा समझ रहे हैं, ओके। देन रिग्रेशन का आता है, को रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, एंड सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन है, मेजर कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं हम, इसमें नल हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आएगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्वेश्चन आएगा, ओके। एंड स्टैटिस्टिकल जो टेस्टिंग होती है वो कैसे होती है। स्टैटिस्टिकल में आपके अलग फर्दर डिवीज़न हो जाते हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी हैं, बट आप उसको कर पाएंगे, कोई मुश्किल इतना नहीं है, ओके। बस आपको वो चीज़ समझनी होगी कि हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का, इसकी भी कंपैरिजन्स आपको पता होने चाहिए। हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें रह गई थी, और इसमें और भी आते हैं पॉइंट्स, बट अभी इसमें जो मेजॉरिटी के क्वेश्चंस आते हैं आज के टाइम पे, हमेशा हर अटेम्प्ट में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, बट ये जो मेजॉरिटी के टॉपिक्स हैं जो इसमें नहीं थे वो मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवा दिया। कोरिलेशन, रेग्रेशन और सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डिविएशन, इनके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बस आपको फॉर्मूला याद करना है, वो थोड़ा इजी हो जाता है।
उसमें ये बस सुन के आपको लगता है कि कितना मतलब मुश्किल है, बट फॉर्मूला बहुत ईजी है, उससे बहुत ईजिली हो जाता है। फिर हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे। कॉम्प्रीहेंशन बताने के लिए मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। कॉम्प्रीहेंशन में आपका बस वही है, मैं आपको एक चीज़ समझा पाऊँ तो, जैसे कॉम्प्रीहेंशन आपका आया, ओके, यहाँ पे आपका उसी इंटरफेस में जो आप एग्ज़ाम देते हैं हॉल में, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी आता है, कभी कभी बहुत मुश्किल आता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे ये जो क्वेश्चन है ये हम इसमें तो देख पा रहे हैं बट इस ऑप्शंस में नहीं है, तो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉम्प्रीहेंशन में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर आपको रीडिंग की हैबिट है तो ठीक है, अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। और जैसे मेरा जब कुछ अटैम्प्ट्स हुए थे, एक मैंने ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था जिससे मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी क्लियर हुआ है। उससे पहले के 3 अटैम्प्ट में मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, बट मेरी कॉम्प्रीहेंशन अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूँगी मेरे कॉम्प्रीहेंशन में बहुत ख़राब आते थे, मेरे हमेशा 4 आउट ऑफ 5 सही ही होते थे। कभी नहीं हुआ ऐसा कि मेरे बहुत ही गलत आए हैं। क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट अच्छी है, मैं समझ बेटर पाती हूँ। हिंदी में तो मुझे नहीं पता, बट इंग्लिश मेरी बहुत बेटर है तो मैं उसमें कर लेती हूँ। अगर आपकी हिंदी है तो उसमें आपको ध्यान देना होगा, जैसे अभी हिस्ट्री में क्या हुआ था, ये मैं आपका एडिशनल बता रही हूँ। जैसे हिस्ट्री में अभी एनटीए ने जो रिज़ल्ट है वो गलत दिया था, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस हुआ था। तो जब आप पेपर अटैम्प्ट करें तो आप ट्राई ये करें कि आप इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस दें, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है जब आपका एग्ज़ाम में हिंदी या इंग्लिश के लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश को वो लोग एक क्या कहेंगे मेजॉरिटी में काउंट करते हैं। अगर उसमें क्वेश्चन सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। फिर आता है कम्युनिकेशन। अब इसमें भी आपको जैसे ये 4 टॉपिक्स दिख रहे हैं, 4 पॉइंटर्स दिख रहे हैं, बट ऐसा है ही नहीं कि इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आपका बेसिक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। टाइप्स हो गया या फिर चैनल्स हो गए कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सेंडर से होती है और रिसीवर में होती है, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, बीच में क्या आता है, मैसेज आपका स्प्रेड कैसे होता है, ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ कैसे फॉलो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपका वर्बल, नॉन वर्बल, वर्बल ईजी, वर्बल बात हो रही है, नॉन वर्बल जिसमें बात नहीं हो रही है, एक्सप्रेशन हुए, गेट, पोस्चर, एवरीथिंग। इंटरकल्चरल एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन में आपको पता होगा इंटरकल्चरल में क्या होता है, क्लासरूम में क्या होता है। ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। कम्युनिकेशन में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब आप अगर अच्छे से पॉइंट्स बना के पीवाईक्यू सॉल्व करके करेंगे तो बहुत ईजी है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया इफेक्टिव। बैरियर्स में आपके जो पॉइंट्स हैं ना वो ये है कि आपको बैरियर्स को अगर आपने सिर्फ पेपर के 4 दिन पहले भी अगर देखा तो वो इतना मुश्किल है ही नहीं। इस यूनिट को आप अगर लगभग 1 वीक से 2 वीक भी देंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। 1 वीक से 2 वीक का मतलब ये नहीं कि आप 10-12 घंटे दें, 1 वीक से 2 वीक का मतलब है दिन के अगर आपने 3 घंटे भी दिए हैं 2 वीक तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें कम्युनिकेशन में। मास मीडिया में आपकी थ्योरीज आती हैं, ओके, मॉडल्स आते हैं, तो ये आपको करना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके सबसे ज़्यादा जो जून 25 में आए थे वो आए थे फिल्म्स, मूवीज़ एंड इनकी फिल्म्स की सिटीज़ कहाँ है, जैसे लखनऊ में कौन सी है, हैदराबाद में कौन सी है, मुझे अभी नाम तो रिकॉल नहीं हो रहा है कौन से पूछे गए थे, बट ये क्वेश्चंस आता है। जून 25 का पेपर आप उठाएंगे तो आपको शुरू के 3 या 4 25 से लेकर 27 तक में आपको दिख जाएंगे कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, ओके। बाहुबली का क्या था, क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आए थे बेसिकली, बाहुबली, आरआरआर एंड एवरीथिंग, ओके। देन आपके इसके बाद आते हैं एमरजेंस कैसे हुआ था मास मीडिया का, ओके। एमरजेंस के एक पॉइंट ये भी आता है कि आपका क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। क्रोनोलॉजी में आपका ये आ जाएगा, जैसे यूट्यूब है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो यूट्यूब कब कौन से ईयर में आया था, फेसबुक है हमारा, ठीक है, ट्विटर है तो वो कब आया था। ये जो क्रोनोलॉजी है मैंने एक ट्रिक के पॉइंट से बना के रखी हुई है। मैंने जब अटैम्प्ट दिए थे तो मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज की थी। मैंने तो निमोनिक्स बनाया सबसे ज़्यादा, सच बताऊँ तो स्ट्रैटेजी मेरी वही थी, निमोनिक्स बनाओ और आप उसको पढ़ लो, पेपर में आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आता है डिनोटेशन एंड कोनोटेशन का। डिनोटेशन एंड कोनोटेशन आपको समझना है बस, बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी है। डिनोटेशन कहे या फिर एक्सटेंशन इंटेंशन होता है, ओके। इसके क्वेश्चन आई गेस ये वाला जो पार्ट है ये लॉजिकल रीजनिंग में आता है, ये कम्युनिकेशन में नहीं आता। हाँ, ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, ओके। सो ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा, ओके। इसमें आता है
हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका एक रह गया लो रोड एंड हाई रोड। ये आपको कम्युनिकेशन से ही रिलेट करता है। लो रोड एंड हाई रोड ट्रांसफ़र कैसे होता है कम्युनिकेशन का, तो ये आपका टीचिंग और कम्युनिकेशन दोनों में आएगा। ओके, ये आपका ये आपका हो गया। मॉडल्स मैंने बता ही दिया था कि ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कम्युनिकेशन में मॉडल्स के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने होते हैं, क्योंकि जैसे गार्डनर की थ्योरी है, कल्टीवेशन थ्योरी को क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शनल थ्योरी क्या है, इंटरसेक्शनल थ्योरी क्या है, और सिंगल वाली जो है वो सिंपल वाली कौन सी है, SMCR किस में आता है, और लैब्स की कौन सी थ्योरी है। तो ये सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे हैं मॉडल्स है, आपको इसको देखना होगा। मॉडल्स के अंडर हैं वो पॉइंट्स। ओके, आई गेस इसमें ये सारा हो गया। कम्युनिकेशन में एक और पॉइंट आता है जिसमें आपको टर्म्स को भी देखना होता है कि कौन सा टर्म किसको एक्सप्लेन करे। जैसे गेट है, वो गेट किसको कर रहा है, और नॉन वर्बल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं वो आती हैं। ओके, अब आते हैं हम मैथमेटिकल रीजनिंग पे। अब मैथमेटिक में तो आपको देखना होगा जैसे नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, ये तो इजी है। नंबर सीरीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और बाकी सारी चीज़ों को आपको ये समझना होगा कि आपका कहाँ पे समझ आ रहा है और कहाँ पे नहीं आ रहा है। जैसे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपका फ्रैक्शन है, टाइम डिस्टेंस स्पीड है, टाइम डिस्टेंस के साथ में आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी आता है। ओके, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंक्रीजिंग, डिस्काउंटिंग, एवरेजेस। इन क्वेश्चंस के अलावा आपका CP का क्वेश्चन, SP का क्वेश्चन आता है। ओके, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कर लेंगे और टाइम एंड वर्क कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस के क्वेश्चंस, और आई गेस इतना आपका स्पेसिफिक ही होता है। मैथ्स में आपका आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ आता है। और PYQ में अगर आपका एक्स्ट्रा कोई आता है तो वो ठीक है। अभी कुछ रीसेंट अटैम्प्ट में ऐसा हुआ था कि इनके अलावा क्वेश्चन चेंज करके एक लेंथ एंड ब्रेड्थ का क्वेश्चन आया था, सर्कमफेरेंस का क्वेश्चन आया था, सर्कल से रिलेटेड आया था, और आपका लेंथ एंड ब्रेड्थ में आपका बेसिकली एक हाउस या कुछ क्वेश्चन आया था। तो वो कुछ एक दो ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते, बट ये वाले मेजॉरिटी के हैं जो डेफिनेटली आते हैं। अब हम आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग आपका इजी है, समझने की देरी है। जैसे मोड्स एंड फिगर आपका बनाना बहुत इजी है, कैटेगोरिकल प्रोपोर्शन बनाना इजी है, वेन डायग्राम, ये 3 चीज़ें तो बहुत इजी है इस लॉजिकल रीजनिंग में। एक बार समझ आ गया तो बस आ गया, फिर आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये समझा था, मुझे अभी तक याद है, मुझे कभी दिक्कत ही नहीं हुई इसको आगे समझने के लिए, आपको भी नहीं होगी। इवैल्यूएटिंग करना डिडक्टिव एंड इंडक्टिव को, ये एक पॉइंट आता है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आपने इसके पॉइंटर्स बनाए, अच्छे से नोट्स बनाए, तो आपको ईजी होगा। ओके, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी आपका ईजी होता है। अब ये जो पार्ट है ये आपका आता है इंडियन लॉजिक का पार्ट। अब इंडियन लॉजिक में क्या है ना कि आप अगर इंडियन लॉजिक को अच्छे से समझ जाएंगे कि इंडियन लॉजिक क्या है, तो आपके लिए बहुत ही इजी है, आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। बट अगर आपको इंडियन लॉजिक नहीं समझ आए, जैसे मान लीजिए जैसे प्रमाण का क्वेश्चन आता है, ओके, अनुमान के क्वेश्चंस है, व्याप्ति के क्वेश्चंस है, और हेतुव्यास के क्वेश्चन है, लिम्स के क्वेश्चन आते हैं, जानिज्म और वेदांत के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये समझ ही नहीं आए तो इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। हेतुव्यास और व्याप्ति में ये है, और प्रमाण्स में ये है कि अगर आपने इसके, क्योंकि हेतुव्यास ज़्यादा नहीं है, व्याप्ति भी ज़्यादा नहीं है, हर उसके टाइप्स हैं, टाइप्स को आपको समझना है, टाइप्स के टाइप्स हैं, एक टाइप्स के सब टाइप्स हैं। तो आपका अगर आप समझ आ गया तो ठीक है, और प्रैक्टिस की, रिवीजन किया, पेपर से 2 दिन पहले से पढ़ना तो शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हेतुव्यास को ना रट सकते हैं, आप हेतुव्यास को समझना जितना चाहें वो नहीं है। और हेतुव्यास के और इसके ना जो एग्जाम्पल्स है वो 1-2 ही आते हैं, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं, सेम ही आते हैं, हर शिफ्ट में सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। इस टाइम मेरे दिसंबर वाले अटैम्प्ट में हिस्ट्री के पेपर में हेतुव्यास का एक क्वेश्चन आया था, एज इट इज़ वही एग्जाम्पल है, वही क्वेश्चन उठ के आता है, कोई मुश्किल नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ज़्यादा मुश्किल आ गया, ऐसा नहीं आता। बस इसका ना इंडियन लॉजिक का एक ये पॉइंट है कि आपको समझने की देरी है, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं हम डाटा इंटरप्रिटेशन पे। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपकी ना जैसे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ग्राफिकल ये लिखा हुआ है, बट आपका हमेशा टेबल पे ही आता है। डाटा इंटरप्रिटेशन अभी के टाइम पे बहुत टाइम से, इनफैक्ट हर अटैम्प्ट में बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन चार्ट ये नहीं आया,
हमेशा टेबल का ही फॉर्म में आया है। ओके, डाटा एंड गवर्नेंस। अच्छा, डाटा एंड गवर्नेंस इसमें इसलिए लिखा है क्योंकि जो गवर्नमेंट के जैसे हमें अगर सॉल्व करना है, जैसे हमें कुछ प्रोडक्शन करनी है तो हमने टैक्स देख लिया कितना है। ओके, ट्रांसपोर्ट पे कितना टैक्स है हमारा, व्हीकल्स पे कितना टैक्स है, व्हीकल में कौन कौन से आते से कार आ गए, मतलब ये पॉइंटर्स में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो अलग पेट्रोल वगैरह का खर्चा है उसमें कितना टैक्स है, बाकी हमारे गुड्स में कितना टैक्स है। तो ये टैक्स वाला जब आता है ना तो उसमें हम सारी चीज़ें उसमें देख पाते हैं कि कितने परसेंटेज है, कौन से ईयर में कौन सा आया था। ओके, फिर ये ईयर का एक डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो ऐसे करके एक टेबल आ जाएगी। किसी डीआई में होता है कि आपका ये वाली जो टर्म्स तो दी हुई हैं, ये वाली दी हुई हैं, ये वाली, बट ये वाली नहीं दी हुई हैं, तो इसमें आपको ना ये मिसिंग डीआई के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आपको इसको फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चंस जो होते हैं जब आप सॉल्व करेंगे तभी आपको आएगा। डीआई के क्वेश्चंस ऐसा है ही नहीं कि आप बिल्कुल हवा में पढ़ के चले जाएं और फिर सोचिए कि हमारा पेपर में होगा। डीआई, मैथ और कॉम्प्रिहेंशन, ये तीन आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। अब हम आते हैं आईसीटी के ऊपर। आईसीटी में आपका जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेट करता है क्योंकि मूक, स्वयं एंड स्वयं प्रभा के चैनल्स, ओके, ये तीन चीज़ें इसमें इंटर रिलेटेड करती है, तो ये इसमें आती है। अब इसमें दिया गया है आईसीटी के जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी। ये तो ना टर्म्स है, जैसे HTML की फुल फॉर्म क्या है, HTTP की फुल फॉर्म क्या है, SMPT की SMTP की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये फुल फॉर्म्स हैं जो इजी है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है। HD की क्या है, ऑडियो की क्या है, JPG को क्या बोलते हैं, ओके, ये इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको याद ही करना है। और रटना है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या है, इंटरनेट और इंटरनेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ईमेल में जो है ना, इसमें आता है CC, BCC, हम यूज़ कब करते हैं, ठीक है। ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस में आ जाएगा, जैसे आपका एक क्वेश्चन आ गया कि वेबएक्स जो है वो किस में यूज़ किया जाता है। वेबएक्स हमारा कॉन्फ्रेंस का टूल है या नहीं, तो आपके ना पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया कि इसमें से वीडियो कॉन्फ्रेंस का कौन सा वो है हम यूज़ करते हैं टूल्स। जैसे यहाँ पे दे दिया गूगल, यहाँ दे दिया फेसबुक, यहाँ दे दिया ट्विटर, और वेबएक्स दे दिया आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। वेबएक्स की जगह आपको दे दिया जूम मीटिंग, ठीक है, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर गूगल मीट लिखा होगा तो वो भी है, बट इसमें ऑप्शंस में आपका ये है। अगर आपके दो क्वेश्चंस के मतलब एक क्वेश्चन में अगर आपके 2 पॉइंट्स ठीक है तो ये दोनों क्वेश्चन फिर आपके आंसर की में दिखेंगे, या तो क्वेश्चन ड्रॉप होगा या फिर दोनों आंसर्स आपके उसमें लिखे आएंगे, ओके। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन में आपके भाई मूक, स्वयं और इनके चैनल्स वगैरह आता है। आईसीटी एंड गवर्नेंस में आपका इनफ्लिबनेट के जो पॉइंट्स हैं वो आते हैं। जैसे इनफ्लिबनेट कहाँ पे है, बाइजैग जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, ओके, ये सारी चीज़ें। आईसीटी में इसके अलावा ओके इसमें नहीं है मेंशन, इसमें इसके अलावा आता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रिंटिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा प्रिंटर में क्या यूज़ होता है, कौन से प्रिंटर किस लिए भी यूज़ होता है। मेमोरी यूनिट के क्वेश्चन आते हैं, ओके। एक्सेल का क्वेश्चन एक अटैम्प्ट में देखा गया था, आपको एक्सेल पता होना चाहिए, किसी एक अटैम्प्ट में आया था, आई गेस वो जून का ही जून 2024 का या फिर दिसंबर 23 का अटैम्प्ट था जिसमें एक्सेल के क्वेश्चंस आए थे, ओके। अब इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं, आईसीटी में जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है कन्वर्शन। तो इसमें कन्वर्जन का क्वेश्चन आता है, जैसे आपको डेसिमल से इसमें बाइनरी में कन्वर्ट करना हुआ, बाइनरी से डेसिमल में करना हुआ, हेक्साडेसिमल से आपको बाइनरी में करना हुआ, तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस यूनिट में आपको जो इसमें दिए गए हैं पॉइंटर्स ये काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा आपको करने की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, इसी में से आ जाता है। जैसे MDG SDG को गोल जो है वो कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, और आपको ये जो गोल्स हैं वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि 7th पे कौन सा है, 10th पे कौन सा है, SDG में कितने गोल्स हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स हैं, ओके, मतलब उसके कौन सा
पॉइंट है, कितना क्या है, उसकी भी ट्रिक है मैंने बना रखी है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो निमोनिक्स के थ्रू पढ़ पाएंगे कि क्या है। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है और उसका एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट कैसा होता है। लोकल, रीजनल, ग्लोबल। अब ये जो है आपके ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको समझना होगा कि अगर आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, पेपर को आपको अगर निकालना है तो आपको ये पॉल्यूशंस पता होने चाहिए। ओके, इनका क्या क्लाइमेट पे है, क्लाइमेट में आपका आ जाता है ओजोन वगैरह, ग्रीन हाउस गैसेज एंड एवरीथिंग, बट एयर, वाटर, नॉइज़, वेस्ट एंड सॉइल पोल्यूशन, इसके जो पॉइंट्स है ना, इसका जो कंटेंट है आपको पढ़ना होगा कि कौन सा पीएम है, पीएम पार्टिकुलेट मैटर पे क्या होता है, कौन कौन से इसमें कौन सी मतलब इसमें गैसेस वगैरह यूज़ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको अच्छे से करना होगा। ये वाला जो यूनिट है आपको अंडरस्टैंडिंग भी है और थ्योरी भी है, और इसको आपको रटना भी पड़ेगा, आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि गोल्स वगैरह है, काफ़ी चीज़ें इसमें जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। इम्पैक्ट क्या आता है ह्यूमन हेल्थ पे, इम्पैक्ट के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। जैसे कार्सिनोजेनिक वाला जो है वो अभी आया था रिसेंटली, अल्कलाइन का आया था, और कुछ आए थे अभी। जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तब उसमें हम देख पाएंगे। नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज में कैसे कैसे हम रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। ओके, हम इसको कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हैं, इसको रिस्टोर करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, तो इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। सोलर में आपका ISA का आता है। ओके, नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़, डिज़ास्टर के क्वेश्चंस भी अभी आजकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस काफ़ी आने लगे हैं। आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे, आपको सिचुएशन दे दिया गया है और आपको सॉल्व करना होता है कि उस टाइम पे आप क्या फॉलो करेंगे। तो एक क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आया था किसी अटेम्प्ट में, जिसमें डिज़ास्टर का आपको देखना था कि अगर अर्थक्वेक आया तो आप पहले क्या करेंगे, फिर आप बाद में क्या करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, फिर आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ऐसे करके एक था। इस PDE के टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान देना है। ओके, इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से ट्रिकी भी हैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डेट्स काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर से इनके भी अलग से लॉज हैं, अलग प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे क्योटो का क्वेश्चन आ गया, पेरिस का आ गया, मॉन्ट्रियल का आ गया, तो आपको जैसे एक दे दिया किसी में मैच द फॉलोइंग दे दिया, तो यहाँ पे आपको ईयर लिख दिया कि कौन सी ईयर में कौन सा आया था। यहाँ पे मॉन्ट्रियल, क्योटो, ओके, रियो समिट कब हुआ था और पेरिस समिट कब हुआ था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब हुआ था। सोलर वाले में आपका ISA है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो फ्रांस और इंडिया के बीच में हुआ था। तो ये जो है ना, जैसे यहाँ पे ईयर लिख दिया और यहाँ पे आपके एग्रीमेंट के लॉज लिख दिए कि वो किस टाइम पे हुआ था। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक आपका COP के क्वेश्चन आता है, कब हुआ था, कौन सा हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। अब हम हायर एजुकेशन पे बात करें तो ये जो पॉइंट्स है ये कम है, हायर एजुकेशन के भी और ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं। जैसे एक NEP का क्वेश्चन आ गया। ओके, एंशिएंट एजुकेशन में आपका, ओके पहले हम इसको देखते हैं। इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, जैसे एंशिएंट में आपके तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, पुष्पागिरी में जो था वो भी है, जगदल्ला है, एंड देयर आर मैनी यूनिवर्सिटी, नाडिया यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। तो इसमें आपके जो यूनेस्को की कौन सी साइट है, तक्षशिला, नालंदा, और इसमें विक्रमशिला में क्या डिफरेंस है, या फिर बुद्धिस्ट की कौन सी है, बुद्धिस्ट तांत्रिसिज्म की कौन सी है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा स्कॉलर कहाँ से पढ़ा था, चाणक्य कहाँ से पढ़ा था, ओके, एंड भक्तियार खिलजी ने किसको डिस्ट्रॉय किया था, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको इस पे फोकस करना है। इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका जो आपके NEP है ये आपका 2020 वाला जो है वो है लेटेस्ट, बट उससे पहले वाले जो थे ना एजुकेशन की पॉलिसीज़ कौन सी आई थी वो इसमें आएगा। ओरिएंटल कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल जो है वो कैसे कैसे लर्निंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस है, ओरिएंटल से वो कैसे डिफरेंट है, आपको इनके भी जो पॉइंट्स हैं ना ये आपको ऐसे अपने नोट्स में लिखना होगा। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल कौन कौन से इसमें होते हैं। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड में आपके इसमें यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, जैसे प्रोफेशनल की कौन कौन सी है, UGC किस में आता है, टेक्निकल में आपका AICTE का आता है, और स्किल बेस्ड में आपका वोकेशनल वाला होता है, टीचर एजुकेशन किस में आता है, और भी बहुत सारे हैं। ओपन स्कूल लर्निंग वाला
आता है इग्नू क्या है, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के कौन से, जैसे हायर एजुकेशन में आपका एक पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि हायर एजुकेशन की क्रोनोलॉजी है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, DU कब हुआ था एस्टेब्लिश, GNU कब हुआ था, BHU कब हुआ था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब हुआ था। ओके, ये तो मेजॉरिटी के हैं, बट ऐसे बहुत सारे हैं। और 1916 में कौन सा आया था। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि आपने यहाँ देखा होगा, जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कि जॉनथन डंकन ने कौन सा कॉलेज को एस्टेब्लिश किया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे दिए गए, आपको देखना होगा। वुमेंस एजुकेशन कब आया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे DU का क्या है 1922 है, GNU का क्या है, BHU का क्या है 1916 है। अब 1916 आ गया, तो अब 1916 में आपका एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसको किसने एस्टेब्लिश किया था। ओके, कुछ क्वेश्चंस अलग आ जाते हैं, बाकी सारे अलग है, मतलब आपको PYQ देखने से आपको और इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं ना, आपको इसमें आपको अलग वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे हायर एजुकेशन में पॉलिसीज़ आपकी कौन सी कब आई थी, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो है, उसके अलावा आपका एक पॉइंट आ रहा है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है, बट इसमें हायर एजुकेशन का आपको PYQ उसमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि उसमें क्या क्या आता है। जैसे एक तो आता है एडमिनिस्ट्रेशन में आपका ICSSR की कब हुआ था। ओके, नीति आयोग आ गया, नीति आयोग का क्वेश्चन आ गया, और आपका ICPR आ गया। तो इसके आपके ना फाउंडेशन ईयर्स आ जाएंगे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कब इसका स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक्रीडिटिंग बॉडी कौन कौन सी है। ओके, एक्रीडिटिंग बॉडीज़ कौन सी है, और NEP के कौन से HEGC है, कौन कौन से जो वर्टिकल्स हैं ना NEP के, वो कौन से हैं। एक NEP का क्वेश्चन, मतलब NEP से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको NEP को पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि NEP के आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, NEP के आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो NEP से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सारा आपका क्या कह सकते हैं कि आपने इसको पूरी PYQ के इसमें आपने सारे सिलेबस को देखा कि कौन सा यूनिट के कौन से पार्ट आते हैं। अब इसमें जैसे लास्ट में लिखा है ना, 5 क्वेश्चंस ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, ऐसा नहीं होता है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये पता नहीं किस टाइम पे था, अभी के टाइम पे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो अटेम्प्ट्स दिए हैं और इसको समझा है, इसमें ये 2 मार्क्स वाला ये होता ही नहीं है। ओके, 5 क्वेश्चंस तो हर यूनिट से आते ही नहीं है। किसी अटेम्प्ट में ऐसा हुआ था कि 5 क्वेश्चन हायर एजुकेशन से, बट पीपल डेवलपमेंट सिर्फ 2 थे, लॉजिकल रीजनिंग से 4 थे, तो डाटा इंटरप्रिटेशन के तो 5 आएंगे और कॉम्प्रीहेंशन के 5 आएंगे, बट बाकी में ना आपके कम क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें से आपके 6 आ गए, इसमें से आपके 3 आ गए, मैथमेटिकल से भी आपके 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल से आपके 2 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ओके, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 4 या 5 क्वेश्चन आ गए। तो अब आपको इस सिलेबस को देखने के बाद आई बिलीव आपको समझ आया होगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें इसको कैसे फॉलो करना है। इन 3 पॉइंट्स को हमें अलग से रखना है, इसको हमें पढ़ना भी इसी तरीके से है, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये आपका डेली है, इसको आप डेली करना है, आपको इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। बाकी के जो 7 यूनिट है, इन 7 यूनिट के लिए आपको अब टाइम निकालना। जैसे वीक है आपका, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ इस पेपर 1 को करने के लिए। ओके, जैसे आपका ये वीक है, आपके ये 7 डेज है, राइट। अब आपका जो DI है, मैथ्स है एंड कॉम्प्रीहेंशन, अभी हमारे पास लास्ट के बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे DI के 5 क्वेश्चन है और कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन हैं। कॉम्प्रीहेंशन के आपके 5 क्वेश्चन हैं, तो
तो अब आप इसको ना अलग तरीके से ऐसे बना सकते हैं, जैसे वीक में आपके 7 डेज़ होते हैं, ये 7 डेज़ तो आपको करना ही है। जैसे आपको रोज़ 1 घंटा इनके लिए निकालना है। DI और मैथ्स के क्वेश्चन आप रोज़ कम से कम भी 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करें। 5 से 10 का मतलब है 2 सेट आपके DI के हो गए और 2 सेट आपके कॉम्प्रीहेंशन के हो गए। अभी हमारे पास कम से कम भी 50 डेज़ है, तो 50 डेज़ में आपके हो जाएंगे आई बिलीव 3 to 4 ईयर्स के आपके जितने भी अटैम्प्ट हैं जून दिसंबर के आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। एंड जैसे आपने टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट किया तो मैंने ऑल्टरनेटिव डेज पे कर लिया। ओके, आप एक दिन यहाँ पे हटा भी सकते, जैसे ये संडे का दिन है, ये मंडे है। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो संडे के दिन आपने रिवीजन रख लिया, जैसे आपने 6 दिन क्या पढ़ा उसके लिए। ओके, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड रख लिया और यहाँ पे रख लिया हमने रिसर्च एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा इजी है तो मैं इसके साथ में ICT को इंटीग्रेट कर दूँगी। ओके, सो टीचिंग के साथ में आ गया ICT, क्योंकि ICT में आपका MOOC का चैनल स्वयं प्रभा एंड एवरीथिंग आ गया, तो वो उसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। रिसर्च थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और इसमें हमें और समझना होता है, इसमें हमें याद भी करना होता है, सॉल्व करने होते हैं, कुछ फार्मूलाज वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत ही डेप्थ का यूनिट है। तो इसके साथ मैंने सबसे ईजीएस्ट रखा है कम्युनिकेशन में भी आपको मॉडल्स याद करना है, बट ये आपको एवरीडे करना है। तो ये मेरा 1 वीक का प्लान हो गया। नेक्स्ट वीक में मैं क्या करूँगी कि मैं फिर जैसे मैंने रिवीजन जो किया है ये मैं रोज़ करूँगी, और मैं आपको एक साथ 2 यूनिट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपका साथ साथ कवर होते जाएगा, आपको रिवीजन साथ साथ करने को मिलेगा, आपका PYQ भी साथ साथ होते रहेगा। रिवीजन के दिन आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप साथ में PYQ को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी जो एक अलग स्ट्रैटेजी है। बट ये आपका वीक वाला हो गया। सेकेंड वीक में आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ नया पढ़ना है तो आप वो कर सकते हैं। और जस्ट कीप इन माइंड कि ये सिर्फ आपका पेपर 1 का है, आपको पेपर 2 के लिए अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टाइम अलग निकालना है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड ICT के लिए आपको आइडियली 3 to 4 आवर्स रखना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे कंटेंट, फिर समझेंगे, फिर उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, फिर आप नेक्स्ट डे भी वही करेंगे, और लास्ट में संडे को तो आप रिवीजन कर ही रहे हैं, बट आपको साथ साथ भी रिवीजन करना है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर जो आप स्टार्ट कर रहे हैं ना पढ़ना, आई वुड सजेस्ट कि आपने जो आज पढ़ा है वो आप सेकेंड डे रिपीट करें, थर्ड डे करें, फोर्थ डे करें, फिफ्थ डे करें, सिक्स्थ करें, सेवन्थ करें। आप इसको रिपीटिशन में करें रोज़। और जो आपने जैसे ये 7 दिन का पढ़ लिया, अब आप इसको 8वें दिन भी पढ़ेंगे, ताकि जो फर्स्ट डे आप भूल रहे थे आपको सेकंड डे याद रहे, जो आप सेकंड डे भूल रहे हैं वो आपको थर्ड डे याद हो। और 2 बार रिपीट करने के बाद थर्ड डे तो आपको दोबारा उसको पढ़ने का लगेगा ही नहीं कि मेरे को इसमें याद नहीं हुआ है। बट ऐसा हो सकता है कि आप जब आप 15th डे तक पहुँचे, आपको इसमें से थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है ना, थोड़े थोड़े से टॉपिक्स है, सब टॉपिक है, कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ होता है, तो आप उसको 15 डे के बाद फिर से रिपीट करना स्टार्ट करें। बट ये आपका साइकिल हमेशा चलना चाहिए। एंड आई थिंक विद ऑल दीज आपको इस पर फोकस करते हुए आपको इसी स्ट्रैटेजी से फॉलो करना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। आपको कभी भी प्रॉब्लम हो समझने में, अभी आपको स्टार्ट करना है या फिर आप रिपीटर हैं, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपको क्या कन्फ्यूजन हुई है, आपको और किस चीज़ में बेटर जानना है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द टेस्ट सीरीज़, अबाउट PYQ एनालिसिस, एंड मैंने क्लासेस कहाँ से ली थी, वो पेड थी या फिर फ्री क्लासेस थी, आप कहाँ से उनको सॉल्व कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो, इन अनदर वीडियो। सो थैंक यू सो मच।